हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट मेथड टू कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन विच इज आवर स्ट्रेन एनर्जी मेथड। दोस्तों ये मेथड मैंने लास्ट तो है ही बट सबसे पावरफुल भी है। ये मैं अपने लेक्चर्स में कई बार बोल चुका हूं कि कैसा भी स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा ये मेथड आपको जवाब देगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अब पहले ये समझ लेते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी मेथड में ये स्ट्रेन एनर्जी होती क्या है। स्ट्रेन एनर्जी होती है कि जब भी आप किसी मटेरियल को स्ट्रेस करते हो तो उस स्ट्रेस के कारण उसके अंदर कुछ स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, तो उस स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंगली जो वर्क डन आपने किया दैट इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि जो भी आप एनर्जी दे रहे हो किसी भी मटेरियल को उसमें स्ट्रेन डेवलप करने के लिए, वो एनर्जी न्यूमेरिकली विल बी इक्वल टू दी स्ट्रेन एनर्जी। अब ये जो आप एनर्जी दे रहे हो ये आप एक्सियल फोर्स के मीडियम से भी देख सकते हो, या आप बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से भी दे सकते हो, या आप टॉर्जनल मोमेंट के हिसाब से भी देख सकते हो, ये आप शियर फोर्स के हिसाब से भी दे सकते हो। तो बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर ये चार तरीके से हम अपने मटेरियल में एनर्जी को इंपार्ट करते हैं, और बेस्ड ऑन दीज फोर मेथड, दीज फोर कैटेगरीज, आवर स्ट्रेन एनर्जी फॉर्मूलाज आर फॉलोइंग। Suppose if you want to calculate strain energy due to axial force, then it is equal to P square ds upon 2ae. P square ds upon 2ae. If you want to calculate strain energy due to shear force, then it is shear force square ds upon 2ag. And if you want to calculate strain energy due to bending moment, then it will be m square ds upon 2ei. And last, if you want to calculate strain energy due to your torsional moment, then this can be computed by, in some textbooks this IP can also be written as J, polar moment of inertia. ठीक है दोस्तों, तो ये है मेरे पास एक्सियल लोड ड्यू टू एक्सियल लोड, लिख देता हूं ड्यू टू एक्सियल लोड। ये है मेरे पास ड्यू टू शियर फोर्स, ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, और ये है ड्यू टू टॉर्जनल मोमेंट। इन चार तरीकों से वी कैन कैलकुलेट एनर्जी इन आवर सिस्टम। अब ये फॉर्मूलेस कैसे आए ये हमने सोम के प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब हमारा काम यहाँ पे ये रहेगा कि इनको हमें किस तरीके से अप्लाई करना है। दोस्तों सबसे पहले तो मेरी बात एक सुनिए आप लोग, मैंने आपको पहले भी बता रखा, आई थिंक नहीं भी बता रखा तो आप सुनिए कि स्ट्रेन एनर्जी मेथड हमें यूज करके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है, और सारे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं ओनली ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि शियर फोर्स आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्रिएट नहीं कर रहा, एक्सियल फोर्स नहीं कर रहा, या टॉर्जनल मूवमेंट नहीं कर रहा। ये सारे के सारे फोर्सेस आपके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, बट सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन जो देखा जाता है दैट इज ड्यू टू बेंडिंग। यही वजह है कि जब हम मोमेंट एरिया मेथड पढ़ रहे थे तब भी हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते थे। जब हमने कंजुगेट बीम मेथड देखा वहां पे भी हम लोगों ने M/EI डायग्राम मतलब लोडिंग डायग्राम लिया। जब हमने डबल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ा वहां पे भी हम डबल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो अभी भी स्ट्रेन एनर्जी मेथड में अगर मुझे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना होगा, मुझे अपने बीम और फ्रेम में, इन दैट केस एज वेल आई हैव टू कंसीडर एनर्जी स्टोर ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। अगर आपको शियर फोर्स के कारण स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है तो स्ट्रेन एनर्जी मेथड से वो भी निकलेगा, इन दोनों के कारण निकालना है वो भी निकलेगा। बट अभी तक सारे के सारे मेथड्स में I have calculated slope and deflection only due to bending. So in strain energy method as well, I am going to take input strain energy as my strain energy due to bending moment. Clear है friends? और रही बात इसकी derivation की, so once again I am saying these has been covered in our earlier lectures. Clear है? तो अब start करते हैं अपना strain energy method. दोस्तों ये कहानी चालू होती है कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम से।
कास्टिग्लिआनो सेकंड थ्योरम आई थिंक कईयों ने सुना भी होगा। दो थ्योरम होती है कास्टिग्लिआनो की, फर्स्ट थ्योरम एंड सेकंड थ्योरम, बट स्ट्रेन एनर्जी मेथड का जो सिलसिला है वो फर्स्ट मेथड सेकंड थ्योरम से चालू होता है। लेट्स सी कास्टिग्लिआनो सेकंड थ्योरम क्या बोल रहा है। कास्टिग्लिआनो सेकंड थ्योरम बोलता है कि द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी with respect to load or moment gives you displacement or rotation in the direction of force or moment। मतलब कि अगर आपने अपनी एनर्जी को डिफरेंशिएट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू लोड, तो आपको उस लोड की दिशा में डिफ्लेक्शन मिलेगा। अगर वो लोड लीनियर लोड है तो आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एंड अगर वो लोड एंगुलर लोड है, मोमेंट है, तो आपको रोटेशन मिलेगा। क्लियर है? देखो बहुत हद तक ये काम आप 11th क्लास से करना चालू कर देते हो। 11th क्लास में दोस्तों आप लोग पढ़ते हो कि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर ये आपका कोई ब्लॉक है और ये आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो F, और डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है लेट्स से इन दिस डायरेक्शन डेल्टा, तो वर्क डन ये फोर्स इनटू ये डेल्टा नहीं होगा। वर्क डन होगा वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो इस डेल्टा की डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर ये एंगल मेरा थीटा है, देन दिस फोर्स कंपोनेंट विल बी F cos थीटा, एंड F cos थीटा इनटू डेल्टा is giving you the work done। तो सपोज रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में 11th क्लास वाली फिजिक्स में जब आप लोगों को डेल्टा निकालना होता था तो आपको बोल दिया जाता था कि आप अपने फोर्स को डिवाइड कर दीजिए, अपने वर्क डन को डिवाइड कर दीजिए किसके साथ? फोर्स के साथ। तो आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? और अगर आपको कोई डिस्प्लेसमेंट पूछता था तो आपको बोलता था कि आप एनर्जी को डिवाइड कर दीजिए किसके साथ? फोर्स के साथ। और अगर आपको फोर्स पूछ रहा है तो आप वर्क को डिवाइड कर दीजिए किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। कुछ ऐसे ही चलता था। यहां पर भी चीजें लगभग सेम है, बस यहां पे हम लोग इलास्टिक बॉडीज के लिए चीजों को पढ़ रहे हैं। इसी चीज को कास्टिग्लिआनो ने इलास्टिक बॉडीज के लिए रिफाइन करके अपनी थ्योरम में दे दिया। और देखो थ्योरम भी कुछ अभी मैंने आपसे जो बोली वो कुछ यही आपको बता रही थी कि अगर आपको डेल्टा चाहिए, अगर आपको डिफ्लेक्शन चाहिए, तो आपने स्ट्रेन एनर्जी को तोड़ना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू लोड, विद रिस्पेक्ट टू लोड। तो अगर आप वर्क डन को लोड से डिवाइड करते हो, फोर्स से डिवाइड करते हो, तो आपको क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से एनर्जी इज आल्सो वर्क डन। अगर आप एनर्जी को पार्शियली ब्रेक करोगे विद रिस्पेक्ट टू लोड, देन इट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज योर कास्टिग्लिआनो सेकंड थ्योरम। और कास्टिग्लिआनो फर्स्ट थ्योरम क्या है? हालांकि उसका यूज नहीं है, हमें स्ट्रक्चर्स वगैरह में उसको हम यूज करते हैं, बट कास्टिग्लिआनो फर्स्ट थ्योरम क्या है कि अगर आप जिस तरीके से अगर आपको फोर्स चाहिए हो तो अपने वर्क डन को आप डेल्टा से डिवाइड करते हो, आपको फोर्स मिल जाता है। तो उसी तरीके से कास्टिग्लिआनो की फर्स्ट थ्योरम कहती है कि इफ यू आर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग योर एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, then it gives you force in the direction of displacement। बट वो थ्योरम हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करने वाले। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रेन एनर्जी मेथड विद कास्टिग्लिआनो सेकंड थ्योरम। चलिए जरा देखिए यहाँ पे एक बार थ्योरम दोबारा देख लेते हैं हम लोग। थ्योरम मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, अब आप फिर से देखो मैंने यहाँ पे लिख दी। थ्योरम है द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू फोर्स और मूवमेंट गिव्स डिस्प्लेसमेंट in the form of deflection or in the form of slope in the direction of force और movement। ऑब्वियस सी बात है, डिफ्लेक्शन चाहिए होगा तो फोर्स पिक्चर में आएगा और स्लोप चाहिए होगा तो मूवमेंट पिक्चर में आएगा। इसको इन दोनों चीजों को मैंने ग्राफिकली भी बना के दिखा दिया। अगर ये कैंटिलीवर बीम में मैं कोई लोड लगाता हूं P' तो इस P' के कारण देखो ये बीम डिफ्लेक्ट करेगा, और ये जो डिफ्लेक्शन है डेल्टा, ये थ्योरम बोल रही है कि आपको टोटल स्ट्रेन एनर्जी को पार्शियली डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू लोड। लोड कौन सा? यही लोड जिम्मेवार होगा इस डेल्टा के लिए, यही लोड जिम्मेवार है इस डेल्टा के लिए। माना यह जाता है कास्टिग्लिआनो थ्योरम में कि अगर आपको यह डेल्टा चाहिए तो उस डेल्टा की डायरेक्शन में कोई ना कोई हीरो, कोई ना कोई इनपुट होना चाहिए, और यहां पे उस इनपुट का किरदार ये आपका P' देगा। सिमिलरली
अगर मैं इधर बात करूं, अगर मुझे स्लोप चाहिए तो स्लोप के लिए जो इनपुट माना जाता है वो मूवमेंट को माना जाता है। हो सकता है अभी आपके माइंड में बहुत सारे डाउट आ रहे हो कि सर पॉइंट लोड के कारण स्लोप भी तो हो सकता है, इस मूवमेंट के कारण डिफ्लेक्शन भी तो हो सकता है, उसका क्या करेंगे? अरे उसको मैं बताऊंगा ना यार, अभी मैं इसलिए तो हूं यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो अभी एक बार थ्योरम आप लोग पढ़ लीजिए और देखिए कि डेल्टा चाहिए तो एनर्जी टूटेगी लोड के हिसाब से, लीनियर लोड के हिसाब से, और अगर स्लोप चाहिए तो एनर्जी को तोड़ना है मूवमेंट के हिसाब से, मींस एंगुलर फोर्स के हिसाब से। क्लियर है फ्रेंड्स? चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना स्ट्रेन एनर्जी मेथड। चलो फ्रेंड्स, तो पर्पस पे आते हैं। पर्पस है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना। अब देखो, अगर मुझे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना होगा तो डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू व्हाट? डेल यू ओवर डेल पी डैश। अभी अभी मैंने आपको बताया। तो यू जो यहां पे होगा उसके लिए कोई भी चीज, कोई भी फोर्स जिम्मेवार हो सकता है, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्जनल मोमेंट, एक्सियल फोर्स। पर दोस्तों फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ बीम एंड फ्रेम, तो आपका जो मेन इनपुट होगा दैट विल बी स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, बिकॉज अभी तक भी मैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन बेंडिंग मोमेंट के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करता हुआ आ रहा हूं। इजंट इट? क्लियर है कि नहीं? तो अगर मुझे अब डिफ्लेक्शन निकालना है, अगर मुझे अभी स्लोप निकालना है, तो एक चीज 100% श्योर शॉर्ट है कि मेरा जो u होगा दैट विल बी स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट। और बेंडिंग मोमेंट की स्ट्रेन एनर्जी मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में लिख के दे दी थी। सो इट विल बी m² ds अपॉन 2EI। दोस्तों ये बीम और फ्रेम के लिए मैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल रहा हूं, इसलिए मैं यहां पे जो u है वो बेंडिंग मोमेंट के कारण निकाल रहा हूं। कल को अगर मैं ट्रसिस करूंगा ना, और ट्रसिस में अगर मैं डिफ्लेक्शन निकालता हूं, तो वहां पे मेरा जो मेन हीरो होगा, मेरा मेन जो इनपुट होगा दैट विल बी एक्सियल लोड। सो इन दैट केस I am going to calculate strain energy due to axial forces, but here I have to calculate slope and deflection due to bending moment. That is why my input is strain energy due to bending moment. तो ये चीज आपके सामने आ गई, del by del p dash and in place of u it is m² ds upon 2EI। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब देखो, अब दोस्तों यहां पे मेरे पास सवाल आता है कि इस सिंगल एक्सप्रेशन में मेरे पास इंटीग्रेशन भी है और मेरे पास डिफरेंशिएशन भी है, तो क्या मुझे इंटीग्रेशन पहले करना चाहिए या डिफरेंशिएशन पहले करना चाहिए? कुछ लोग बोलोगे कि सर मैथमेटिकली पहले मैं इंटीग्रेशन करूंगा फिर उसके बाद मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, यही बोलोगे आप लोग। पर दोस्तों यहां पे मैं थोड़ा सा आपको अलग चीज सिखा रहा हूं। नो डाउट, देखो पहली बात तो ये जान लो कि चाहे पहले आप इंटीग्रेट करो चाहे पहले आप डिफरेंशिएट करो, डजंट मैटर। द रीजन बीइंग कि यहां पे जो इंटीग्रेशन है उसका वेरिएबल है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और जो डिफरेंशिएशन है उसका वेरिएबल है लोड। तो दोनों के दोनों फंक्शन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर ये भी डिस्प्लेसमेंट होता तो इन दैट केस आपको पहले इंटीग्रेशन करना होता फिर आपको डिफरेंशिएशन करना होता। बट इन दिस केस आप कुछ भी पहले कर सकते हो, बट मेरी आपको एक एडवाइस है कि वी विल प्रिफर डिफरेंशिएशन ओवर एन इंटीग्रेशन। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन पहले कर दूं और मुझे पता है कि जो मेरा बेंडिंग मोमेंट फंक्शन है इट इज गोइंग टू ए फंक्शन ऑफ दिस p डैश, सो हाउ कैन आई डिफरेंशिएट दिस? सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन m² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2m इंटू चेन रूल लगा दिया मैंने, डेल m ओवर डेल p डैश इंटू ds अपॉन 2EI। तो दोस्तों यहां देखो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मेरा डेल्टा होगा इट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ m डेल m ओवर डेल p डैश अपॉन EI इंटू ds। बहुत सिंपल सा फंडा है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो डेल्टा कितना हो जाएगा मेरा m डेल m ओवर डेल p डैश अपॉन EI इंटू ds। m बेंडिंग मोमेंट फंक्शन, del m over del p dash differentiation of bending moment function with respect to load, with respect to that responsible load which is actually responsible for the displacement. What is EI? EI, you know, deflection and slope inversely proportional to modulus of E as well as I, flexure rigidity। जितना ज्यादा फ्लेक्सर रिजिडिटी होगा उतना ही मजबूत आपका बीम है, उतना ही कम उसके ऊपर इफेक्ट आएगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये इस तरीके से मैंने यहां पे आपको डेल्टा निकाल के दिखाया। सिमिलरली इफ यू वांट टू कैलकुलेट स्लोप, मैंने आपको बताया स्लोप के लिए इनपुट कौन होगा आपका m डैश।
तो सिंपली वी आर गोइंग टू रिप्लेस पी डैश विद एम डैश, तो कितना हो जाएगा एम डेल एम ओवर डेल एम डैश अपॉन ई आई इंटू डी एस। अरे नहीं आया समझ में ना, नहीं आया मुझे पता है। देखो इधर यू कितना था, इंटीग्रेशन ऑफ एम स्क्वायर डी एस अपॉन टू ई आई, और अगर आपको थीटा चाहिए तो थीटा मैंने आपको क्या बताया, डेल यू ओवर डेल एम डैश। अरे सेम ही तो हो गया यार, डेल ओवर डेल एम डैश इंटीग्रेशन ऑफ एम स्क्वायर डी एस अपॉन टू ई आई, तो एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2m इंटू डेल एम ओवर डेल एम डैश अपॉन टू ई आई इंटू डी एस। अरे आ गया सेम। तो इस तरीके से हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों ये देखने में आपको बहुत छोटे छोटे दो फॉर्मूले लग रहे हैं, बट देखना है कितना बड़ा बड़ा काम अभी आपको करके दिखाएंगे। कभी हार नहीं मानने वाले ये दो फॉर्मूले, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बुक्स वगैरह में क्या करते हैं, देखो बुक्स वगैरह में कई जगह पहले इंटीग्रेशन किया जाता है फिर डिफरेंशिएशन किया जाता है। दोस्तों अप्रोच ठीक है, बुक में गलत चीजें तो नहीं होती, अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज लेंथी। हम तो कंपटीशन क्रैक करने वाले हैं ना, तो हमारे लिए एक एक सेकंड कीमती रहता है वहां पे। तो इसलिए जो मैं बता रहा हूं प्लीज उस पर भरोसा रखना। हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का यही फॉर्मेट यूज करने वाले हैं, ठीक है। डोंट यूज प्लीज बुकिश अप्रोच। क्लियर है कि नहीं है फ्रेंड्स? चलो अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं कि किस तरीके से वी कैन कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन आवर सिस्टम, इन आवर स्ट्रक्चर, इन आवर बीम, इन आवर फ्रेम, इन आवर स्लैब। क्लियर है फ्रेंड्स? देखते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूं अपने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन किस तरीके से कैलकुलेट होंगे बाय यूजिंग योर स्ट्रेन एनर्जी मेथड। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे हर एग्जांपल के बाद आपको लगने वाला है कि आपको मेथड समझ में आ गया, बट बिलीव मी जब तक मैं अपने 5 एग्जांपल पूरे नहीं कर दूंगा उससे पहले इस वीडियो को मत रोकिएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आपको मेथड समझ में आ गया, बट हर एक को एक अगले क्वेश्चन में आपको एक नई चीज मिलने वाली है, फिर आप सोचोगे कि यार ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो एटलीस्ट मुझे 5 एग्जांपल कवर करने देना, उसके बाद मैं बता रहा हूं कि आप चैंपियन बनने वाले हो स्ट्रेन एनर्जी मेथड में। क्लियर है फ्रेंड्स? चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं अपना पहला एग्जांपल कि ये मेरे पास एक कैंटिलीवर बीम है। अपना सिग्नेचर क्वेश्चन हर बार मैंने इसी से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे मुझे डिफ्लेक्शन निकालनी है, ठीक है। अभी मैं इस वाले पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकाल रहा हूं ना। जैसे ही मैं क्वेश्चन खत्म करूंगा आपको लगेगा आपको मेथड आ गया, फिर मैं बोलूंगा कि सेंटर पे निकालना है, फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि जब तक मेरे 5 एग्जांपल पूरे नहीं होते तब तक आप इस वीडियो को रोकिएगा नहीं। क्लियर है? अब देखो इन दिस क्वेश्चन आई हैव टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट बी। आंसर हम सबको पता है कितना है ना, PL³/3EI, ये हम सबको पता है। आई थिंक हम 3-4 मेथड से इसको हम कर चुके हैं, तो अब ये 5वें मेथड से हम इसको कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के जो ब्रह्मास्त्र है वो यहाँ कोने में लिख दिए। ये देखो छोटे छोटे 2 चीजें किस तरीके से आपका काम करने वाले हैं, ये आपको वो पता चल जाएगा अभी, ठीक है। तो अभी मेरे को डिफ्लेक्शन निकालना है, देन ऑब्वियसली आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। कैसे आया फॉर्मूला? अभी मैंने आपको डिराइव करके भी बताया कि कास्टिग्लिआनो-सेकंड थ्योरम का यूज करके और स्ट्रेन एनर्जी का यूज करके ड्यू टू बेंडिंग वी हैव कंप्यूटेड दिस 2 फॉर्मूलेस, ठीक है। अब इसको यूज करना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमने यूज करना है, इंजीनियर बनना है, एप्लीकेशन दिखानी है कि किस तरीके से वी कैन अप्लाई दिस, ठीक है। तो अब देखना इस फॉर्मूले को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास 1 2 3 4 ये 4 चीजें हैं। 5वां इंटीग्रेशन। पहली चीज क्या है? बेंडिंग मोमेंट फंक्शन। दूसरी चीज क्या है? बेंडिंग मोमेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्सिबल लोड। विद रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्सिबल लोड। रिस्पॉन्सिबल लोड मतलब वो लोड जिसके कारण एक्चुअली में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तीसरी चीज इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? लेंथ along which your bending moment function is going to vary. It can be horizontal, it can be vertical, or it can even be angular. It can even be angular. Clear? EI you know it is the flexural rigidity. Flexural rigidity, जिसकी flexural rigidity ज्यादा वो उतना ही मजबूत किसमें? बेंडिंग में। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखो तो पहला टारगेट मैं लिखता हूं m, बेंडिंग मोमेंट फंक्शन। तो बेंडिंग मोमेंट फंक्शन अगर मैं यहां पे लिखूं तो फॉर दैट वी ऑल नो फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन M11 कितना आ गया ये? इट इज -P इंटू वेरिएबल इज व्हाट? x, एंड यस x बिलोंग्स टू 0 to L। x बिलोंग्स टू व्हाट? 0 to L।
ठीक है। देखो ये लिमिट्स का यूज भी अब हम करेंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे हीरो बनने के लिए सब लिखता हूं, बट इसका एप्लीकेशन अब होने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, पहला फंक्शन आ गया मेरा क्या, m आ गया कितना, माइनस पी इंटू एक्स। सेकेंड चाहिए मुझे इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बोले तो डिफरेंशिएशन होगा उस लोड की रिस्पेक्ट में जहां पे आपको डिफ्लेक्शन चाहिए। अब यहां पे आपको डिफ्लेक्शन चाहिए बी पे, तो बी पे कौन लोड मौजूद है, बी पे ये P मौजूद है, तो यहां पे P डैश इज नथिंग बट योर P, बिकॉज यू आर गोइंग टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन वेयर दिस P डैश इज एक्टिंग एंड हियर द वैल्यू ऑफ P डैश इज इक्वल टू P। अब P डैश कब होगा उसका जिक्र भी अभी करेंगे आने वाले कमिंग एग्जांपल्स में। तो डेल एफ वन वन अपॉन डेल पी अगर आप ध्यान से देखो देन इट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स, अरे डेल बाय डेल पी इंटू पी एक्स, एक्स कॉन्स्टेंट, पी का डिफरेंशिएशन 1 तो कितना आ गया माइनस एक्स। तो अब दोस्तों कुछ नहीं बचा, अगर आपको डेल्टा लिखना है तो डेल्टा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम डेल एम ओवर डेल पी अपॉन ई आई इंटू छोटा सा एलिमेंट लूंगा तो dx, और लिमिट वही आएगी जो बेंडिंग मोमेंट फंक्शन की लिमिट है। बेंडिंग मोमेंट फंक्शन की लिमिट क्या है, 0 टू l, मतलब कि b टू a। तो यहाँ पे लोअर लिमिट विल बी व्हेन सेक्शन 11 विल बी एट b मींस 0, अपर लिमिट विल बी व्हेन सेक्शन 11 विल बी एट a मींस l। ये भी हो सकता था कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें एक से ज्यादा बेंडिंग मोमेंट फंक्शन क्रिएट करने पड़ते, उनको भी हम कैसे टैकल करने वाले हैं वो बताऊंगा आपको कमिंग एग्जांपल्स में। तो यहां पे देखो दोस्तों डेल्टा इतना है, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l m11 इज माइनस पी एक्स एंड डेल m11 अपॉन डेल p इज माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ई आई। सो दिस इज p एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, सो आंसर विल बी p एक्स क्यूब अपॉन 3 ई आई एंड लिमिट्स विल बी 0 टू l, so deflection is PL cube upon 3EI। deflection is PL cube upon 3EI। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा साइन कन्वेंशन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये PL cube upon 3EI पॉजिटिव है, मैंने आपको बताया एनर्जी मेथड है, ठीक है। आपको मैंने बताया वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर ये आंसर पॉजिटिव आता है, अगर वर्क डन पॉजिटिव आता है, तो हम मानेंगे कि इस P की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बिकॉज वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड इफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन इट मीन्स angle between them is 0 and cos 0 degree we all know is +1. Had it been a negative sign here it means कि डिस्प्लेसमेंट और लोड के डायरेक्शन एकदम अपोजिट है, एकदम विपरीत है। एंड नेगेटिव का मतलब ये होता है कि आपको cos 0 नहीं मिला, आपको cos 180 डिग्री मिल गया। अगर लोड नीचे डिफ्लेक्शन ऊपर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री कितना होता है -1। तो यहां पे प्लस का मतलब ये नहीं होता कि डिफ्लेक्शन रेफरेंस के ऊपर है, यहां पे प्लस का मतलब होता है कि लोड और डिफ्लेक्शन की दिशाएं सेम है। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दिस लोड वाज एक्टिंग डाउनवर्ड, इट मींस positive answer is saying that this deflection is also going to take place in the direction of load। अगर ये साइन यहाँ पे नेगेटिव होता तो इसका मतलब होता डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है क्योंकि लोड डाउनवर्ड है, बट यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है क्योंकि लोड कहाँ पे लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो अगर आप इसका इलास्टिक कर्व बनाओगे, डिफ्लेक्टेड पैटर्न बनाओगे, देन यू विल सी दिस डेल्टा is acting in the direction of load and this delta is only equal to PL cube upon 3EI। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, चलो अभी आपको नहीं आया, मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी 4 एग्जांपल और, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, इस वाले क्वेश्चन में वी हैव टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट द सेंटर, ठीक है, बाय यूजिंग द स्ट्रेन एनर्जी मेथड। अक्सर हमारे पास वो है, उनका यूज करके हमें सेंटर पे डिफ्लेक्शन निकालना है। पर डिफ्लेक्शन निकालना है दोस्तों, ध्यान देना यहाँ पे सेंटर पे, और क्या सेंटर पे कोई लोड मौजूद है। और स्ट्रेन एनर्जी मेथड तभी काम करता है जब आपके पास उस लोकेशन पे कोई लोड हो या मूवमेंट हो जहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन या स्लोप चाहिए हो। पर सेंटर पे देखो यहाँ पे कोई भी लोड मौजूद नहीं है, लोड है तो बस एक एंड पे पी लोड।
पर मुझे डिफ्लेक्शन कहाँ निकालना है, सेंटर पे। तो अब वक्त आ गया सूडो लोड को इंट्रोड्यूस करने का। अब अगर मुझे सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू अप्लाई ए वर्चुअल लोड और ए सूडो लोड एट सी which is actually responsible for the deflection at C। दोस्तों ये सूडो लोड आपका एग्जिस्ट नहीं करता, बट इस सूडो लोड की वजह से आपको डिफ्लेक्शन का वो कंपोनेंट मिल जाता है एट ए पर्टिकुलर लोकेशन जो एक्चुअली डिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आप सूडो लोड का यूज करके यहां पे डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आई एम अप्लाइंग ए वर्चुअल लोड P dash at that location where we actually needed deflection। तो डिफ्लेक्शन चाहिए मुझे यहाँ पे C पॉइंट पे, तो मैंने C पॉइंट पे एक P डैश सूडो लोड लगा दिया। और ध्यान रखना इस P डैश को मैं लास्ट में 0 पुट करने वाला हूं। ये P डैश मुझे तब तक चाहिए जब तक कि मेरा बेंडिंग मोमेंट फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो जाता। द मोमेंट आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट माई बेंडिंग मोमेंट फंक्शन, after that I am going to keep this pseudo load as 0। क्लियर है दोस्तों? अब देखते हैं, यहां देखो जब तक मेरा डिफरेंशिएशन नहीं होगा तब तक इस P डैश लोड को मुझे पूरी इज्जत देनी है, ठीक है, मतलब खोर बन जाओ यहाँ पे। जब तक हमारा मतलब नहीं निकल रहा तब तक इस P डैश को हमें इग्नोर नहीं करना। तो अगर इस P डैश को मैं इग्नोर नहीं कर रहा तो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे इस बीम में टोटल 2 पॉइंट लोड है, मतलब मेरे 2 बेंडिंग मोमेंट फंक्शन बनने वाले हैं, वन B to C, another C to A। In B to C section only this P is responsible for bending, and from C to A section both P and P dash will be responsible for bending, both responsible for the elastic curve formation। So I am writing here M11, so M11 here is minus P into X, hogging P into X, and X belongs to 0 to L by 2, मतलब कि B से C। और इसको डिफरेंशिएट कर दो यहाँ। अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं किसके हिसाब से, उस लोड के हिसाब से विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन एट C। तो डिफ्लेक्शन एट C के लिए कौन जिम्मेवार है, P डैश। सो आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू P डैश। सो अगर इस Px को मैं P डैश के हिसाब से तोड़ूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, देन माई आंसर वुड बी 0। दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिफरेंशिएशन ओवर द इंटीग्रेशन। सोचो अगर आपने पहले इंटीग्रेशन किया होता लाइक इन बुकिश अप्रोच तो आपको इसको भी आखिरी तक ढोना पड़ता, बट अब पहले डिफरेंशिएशन करने से पता लग गया कि इस M11 का कोई भी कंपोनेंट इस जोन में नहीं एग्जिस्ट करता। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर मैं सेक्शन 2 के लिए यहाँ पे अपना बेंडिंग मोमेंट फंक्शन रखूं, सो दिस इज इक्वल टू x, दिस इज इक्वल टू x। सो माई M22 who is going to vary between C and A is minus px, p into x with negative sign, minus p dash into x minus L by 2। And yes, here this x will belongs to L by 2 to L, means B से, sorry, B means C से A, because when x is at L by 2 point is C, and when x is equal to L then point is A। तो अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा with respect to P dash, with respect to P dash, तो आप देखोगे यहाँ पे this will be 0 and P dash का डिफरेंशिएशन 1, so minus x minus L by 2। अब देखो मेरा मतलब निकल गया, मेरा डिफरेंशिएशन हो गया। तो अब अगर M22 की मैं रिवाइज वैल्यू देखूं, सो M22 विल नाउ बी इक्वल टू माइनस px, बिकॉज नाउ यू कैन कीप p डैश 0 बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड योर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब कर देते हैं क्या, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन निकाल देते हैं। सो डिफ्लेक्शन निकालने के लिए आई नो दिस डेल्टा इज इंटीग्रेशन ऑफ M11 del M11 upon del P dash EI into dx plus
इंटीग्रेशन m22 del m22 अपॉन del p डैश अपॉन ei इंटू dx, क्योंकि डिफ्लेक्शन आपको पता है किसके बराबर होता है, डिफ्लेक्शन होता है m del m ओवर del p डैश अपॉन ei इंटू ds के बराबर होता है। तो इस बार बेंडिंग मोमेंट के दो फंक्शन थे, इसलिए मुझे अपने डिफ्लेक्शन के फंक्शन को दो हिस्सों में तोड़ना पड़ गया। तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे देखो दोस्तों, m11 का डिफ्लेक्शन मैं नहीं निकाल रहा। क्यों नहीं निकाल रहा? क्योंकि मुझे पता है कि दिस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, 0, और इसका इंटीग्रेशन मेरे फाइनल रिजल्ट में कोई भी इंपैक्ट डालने वाला नहीं है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि दिस इज द एडवांटेज ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंशिएशन ओवर इंटीग्रेशन। सोचो अगर आप लास्ट में जाके डिफरेंशिएट करते तो आप इसको भी कैरी कर रहे होते। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये वाला कंपोनेंट मेरा एलिमिनेट हो गया। अब आ जाओ इस वाले कंपोनेंट पे। ये वाला कंपोनेंट देखो आपको क्या बता रहा है, प्लस m22 फंक्शन इज व्हाट, माइनस px। फाइनल फंक्शन लिखना है आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ p डैश। एंड व्हाट अबाउट del m22 अपॉन del p डैश, इट इज माइनस x माइनस l/2 इंटू dx ओवर ei, और m22 का जो लिमिट है वो आपका l/2 से l तक वेरी कर रहा है। तो इसको अगर आप डेल्टा निकालोगे, डेल्टा c निकालोगे, सो दिस डेल्टा c विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस p x माइनस l/2 अपॉन ei का इंटीग्रेशन ओवर द लिमिट ऑफ ओवर द रीजन ऑफ c to a मीन्स l/2 to l, and this is friend nothing but your 5p l cube upon 48 ei. Once again I am repeating, if deflection is positive, it doesn't mean that it will act upward or downward. If deflection is positive, it means deflection is occurring in the direction of load, and I have taken my load in downward direction. That's why this deflection is also going to occur below the reference, means in the direction of load. अगर मैं यहाँ पे इलास्टिक कर्व बनाऊं, so you all can see this is the deflection at C, which is downward. Clear है? अरे सोचो, आंसर तो देखो जो आना है वही आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर आंसर नेगेटिव आना है, बिलो द रेफरेंस आना है, तो आंसर बिलो द रेफरेंस ही आएगा। अब इस पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो डिफ्लेक्शन है वो लोड की डायरेक्शन में है, और लोड का डायरेक्शन क्या है, नीचे, इसलिए डिफ्लेक्शन भी क्या है, नीचे। सोचो अगर आपने P डैश गलती से नीचे से ऊपर मान लिया होता, अगर आपने P डैश गलती से नीचे से ऊपर मान लिया होता, तो कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर तब तो आंसर डिफ्लेक्शन अपवर्ड आ जाता, जो कि गलत है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। सपोज अगर आपने P डैश ऊपर माना होता तो इस पे कोई फर्क नहीं आता, इस पे कोई फर्क नहीं आता, बट यहां पे जो आपने अभी माइनस P डैश इंटू एक्स माइनस l/2 लिखा है, मतलब हॉगिंग लिखा है, तो अगर ये लोड नीचे से ऊपर होता तो आपको यहां प्लस लिखना पड़ता, क्योंकि इस P डैश का इफेक्ट क्या होता, सैगिंग। अगर ये प्लस होता तो क्या ये भी प्लस होता, और अगर ये प्लस होता तो क्या ये भी प्लस होता, और अगर ये प्लस होता तो प्लस माइनस यहां पे नेगेटिव आता, तो फाइनल आंसर मेरा क्या आता, नेगेटिव। न्यूमेरिकली आंसर सेम है, बट इस नेगेटिव का मतलब क्या होता कि डिफ्लेक्शन इज अकरिंग अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ लोड। और दोस्तों अगर आप P डैश नीचे से ऊपर लेते तो डायरेक्शन ऑफ लोड क्या है, अपवर्ड, और आंसर आपका नेगेटिव आ गया, इसका मतलब डिफ्लेक्शन कहां है, अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ लोड। इट मींस डिफ्लेक्शन वुड हैव बीन डाउनवर्ड। तो दोस्तों फाइनल आंसर का न्यूमेरिकल वैल्यू और फाइनल आंसर का सेंस, डायरेक्शन बदलने वाला नहीं है, जो रियलिटी में होगा वही आपको आउटपुट दिख के आएगा। क्लियर है? अभी भी 3 मोर एग्जांपल्स। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। इस बार मैं आपको बताने वाला हूं स्लोप। नेक्स्ट एग्जांपल स्लोप वाला एग्जांपल लेते हैं। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द स्लोप एट b, थीटा एट b। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो b पॉइंट पे p लोड आपको दिखाई दे रहा है, और दिस इज ए कैंटिलीवर बीम। और मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट या स्लोप निकालने के लिए कोई हमारे पास पर्टिकुलर लोड या फिर स्लोप मोमेंट होना चाहिए। तो B पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना है, और दोस्तों ध्यान रखना स्लोप के लिए जो जिम्मेवार फोर्स होता है वो कपल होता है, मोमेंट होता है। पर क्या यहाँ पे कोई कपल मौजूद है? नहीं।
इस P से तो मैं B पे डिफ्लेक्शन निकाल सकता हूं, बट इस P की मदद से मैं B पॉइंट पे स्लोप नहीं निकाल सकता. सो इफ आई वांट टू गेट slope at B, it means I have to apply some moment at B, and that moment obviously we call it as pseudo moment. तो मैं यहाँ पे एक pseudo moment लगा रहा हूँ m dash, और लास्ट में eventually I am going to keep this m dash is equal to 0. ठीक है, क्यों लगाया मैंने m dash? क्योंकि मुझे B पे क्या चाहिए था? स्लोप चाहिए था. तो दोस्तों अब देखो, अगर मैं यहां पे बेंडिंग मोमेंट फंक्शन लिखूं, सो दिस बेंडिंग मोमेंट फंक्शन m11 विल बी माइनस p इंटू एक्स हॉगिंग माइनस m डैश हॉगिंग, एंड यस x बिलोंग्स टू 0 टू l, मतलब b से a. अब डिफरेंशिएट करना है मुझे किसके रिस्पेक्ट में? थीटा निकालना है. तो थीटा के लिए जिम्मेवार फोर्स कौन है? मोमेंट. तो मोमेंट की रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डेल m11 अपॉन डेल m डैश, देन दिस विल बी इक्वल टू 0 माइनस 1. एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन I can keep my pseudo loader moment equal to 0. So the revised equation of m11 will be minus px, in which x belongs to 0 to l. तो फ्रेंड्स, स्लोप अगर मैं यहाँ पे लिखूं थीटा, तो थीटा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ m डेल m11 अपॉन डेल m डैश बाय ei इंटू डी एक्स, एंड लिमिट ऑफ m11 इज 0 टू l. हो गया खत्म. सो थीटा b इज इक्वल टू माइनस पी एक्स माइनस 1 अपॉन ई आई इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से l. सो थीटा बी दोस्तों आ गया यहाँ पे पी एल स्क्वायर अपॉन 2EI. और इस पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि इट इज क्लॉकवाइज. व्हाई इट इज क्लॉकवाइज? बिकॉज आई हैव एज्यूम्ड m dash as clockwise direction and final answer is positive. It means this theta will be in the direction of m dash, and since the direction of m dash is clockwise, so this theta is also going to be clockwise. अगर सपोज आपने m dash एंटी क्लॉकवाइज लिया होता तो यहाँ पे आपको सैगिंग m dash लिखना होता, यहाँ पे डिफरेंशिएशन +1 आता, बेंडिंग मोमेंट फंक्शन सेम रहता, माइनस रहता, तो ये माइनस पी एक्स, ये +1, फाइनल आंसर नेगेटिव. और उस नेगेटिव का मतलब होता कि ये थीटा आपके अप्लाइड मोमेंट के अगेंस्ट लग रहा है, और आपका अप्लाइड मोमेंट क्लॉकवाइज होता, इस माइनस का मतलब होता कि थीटा आपका फिर अप्लाइड मोमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज रहता, तो ये थीटा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्क करता. ठीक है, तो अब आप सेम क्वेश्चन में क्या कर सकते हो? आप इस सेम क्वेश्चन में सेंटर पे स्लोप निकाल सकते हो. तो सेंटर पे स्लोप निकालने के लिए आप इस m डैश को यहां से हटा के सेंटर पे लगाओगे, बेंडिंग मोमेंट के दो फंक्शन बनाओगे, 0 टू l/2 एंड l/2 से l, और दो फंक्शन बना के आप थीटा खुद से निकालोगे. ठीक है, मैं समझाता हूं आपको अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट देख लेते हैं. पिछले क्वेश्चन में मैंने पॉइंट लोड देके स्लोप पूछा था. इस बार मैं क्या कर रहा हूं, मोमेंट लगा रहा हूं m डैश, सॉरी m ले लेते हैं इसको, मोमेंट लगा रहा हूं m, और इस m के कारण मैं b पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना चाहता हूं. तो अब डिफ्लेक्शन कहां चाहिए? b पे. कैसा डिफ्लेक्शन चाहिए आपको? लीनियर डिफ्लेक्शन चाहिए. तो लीनियर डिफ्लेक्शन के लिए जिम्मेवार फोर्स कौन सा है? पॉइंट लोड. तो मैं क्या करने वाला हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आई एम गोइंग टू अप्लाई ए सूडो लोड p डैश. ऑब्वियसली p डैश विल बी इक्वल टू 0 आफ्टर योर डिफरेंशिएशन. तो b पे मुझे निकालना है डिफ्लेक्शन, b पे मुझे निकालना है डिफ्लेक्शन. तो अब बेंडिंग मोमेंट फंक्शन अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सो माय फर्स्ट बेंडिंग मोमेंट फंक्शन विल बी माइनस पी एक्स पी डैश एक्स, एंड यस हेयर x बिलोंग्स टू 0 टू l/2, मतलब कि 0 से लेकर के b से लेकर के c, एंड c पे फंक्शन दोस्तों आपका डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. सो आई एम अप्लाइंग हियर दी ओपन इंटरवल. वैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो फंक्शन आपका बेंडिंग मोमेंट डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. देयर विल बी सडन जंप इन दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग हियर दी ओपन ब्रैकेट. वो छोड़ो, इतना मतलब का नहीं है आपके. अगर मैं डेल m11 अपॉन डेल p डैश करूँ,
तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है -x and after differentiation you can keep the original value of m11. It means m11 is equal to 0 because value of x p dash is equal to 0. डिफरेंशिएशन हो गया तो p डैश की ओरिजिनल वैल्यू डालोगे और ओरिजिनल वैल्यू p डैश की कितनी है 0. इसका मतलब है कि b से c के बीच में बैंडिंग हो ही नहीं रही, और अगर बैंडिंग नहीं हो रही इसके अंदर तो इसके कारण कोई भी वर्क डन मेरा नहीं होगा. अब मैं अपने सेकंड जोन में जाता हूं, जोन 2. जो मेरा वैरी करेगा C से A के बीच में. जोन 2 मेरा वैरी करेगा C और A के बीच में. सो M22 here will be minus P dash into X minus M and X belongs to L by 2 to L, बोले तो C से B. और डिफ्रेंशिएशन अगर आप करोगे यहाँ पे देन यू विल गेट del M22 अपॉन del P dash is equal to -x and after differentiation you can keep your P dash equal to 0. तो मतलब M22 जो आपका होगा that will be -m. दोस्तों इसका मतलब है कि अब आप स्लोप इजीली निकाल सकते हो. नाउ द स्लोप विल बी डिफ्लेक्शन विल बी, डिफ्लेक्शन निकालना है आपको कि स्लोप निकालना है? डिफ्लेक्शन निकालना है क्योंकि आपने यहाँ पे सूडो लोड P डैश लगाया है B पे. तो डिफ्लेक्शन एट B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ M11 del M11 अपॉन del P डैश अपॉन EI इंटू dx लिमिट 0 to L by 2 प्लस इंटीग्रेशन L by 2 to L M22 del M22 अपॉन del P डैश अपॉन EI इंटू dx. अब फ्रेंड्स M11 यहाँ पे होगा ही नहीं. क्यों नहीं होगा? क्योंकि M11 की वैल्यू कितनी है 0. ठीक है, तो बेंडिंग जो आएगी वो सिर्फ आपसे C to A के बीच में आएगी. दोस्तों अगर आप इसका इलास्टिक कर्व भी बनाते हो ना तो देखो बेंडिंग मोमेंट विल बी फ्रॉम C to A. सो इलास्टिक कर्व विल बी कर्व टिल C. आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट. सो फ्रॉम C to B देयर विल बी नो बेंडिंग. ठीक है, तो बेंडिंग जो आपकी होगी वो C से A के बीच में ही होगी. सो हाँ, हम कंटिन्यू करते हैं अपना क्वेश्चन. सो फर्स्ट कंपोनेंट विल बी एलिमिनेटेड प्लस M22 is how much? -m. Del M22 upon del P dash is -x into dx upon EI, और लिमिट कितनी हो जाएगी L by 2 से L. डेल्टा B is equal to माइनस प्लस mx स्क्वेयर अपॉन 2EI, लिमिट होगी 0 से L by 2 से L. So this will be 1 square minus 1 by 4 3 by 4, so it will be ml square 1 by 4 into 2 8EI. And since here as well the final answer is positive, it means this deflection will occur in the direction of load, and here the direction of load is downward, so this deflection will also occur downward. So this is the deflection at B. This is the deflection at B, whose value is 3 ml square upon 8EI. क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, तो अब मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा फ्रॉम सिंपली सपोर्टेड बीम सिस्टम. एक सिंपली सपोर्टेड बीम है विच इज लोडेड विद ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ एन इंटेंसिटी W, और आपसे पूछा गया है फाइंड द डिफ्लेक्शन एट C. EI इज कांस्टेंट फॉर द बीम. ठीक है, अच्छा चलो ठीक है. अब आपको डिफ्लेक्शन निकालना है C पे. तो सबसे पहले दोस्तों डिफ्लेक्शन के लिए कौन जिम्मेवार है? पॉइंट लोड जिम्मेवार है. तो मुझे C पॉइंट पे मुझे एक सूडो लोड अप्लाई करना पड़ेगा. तो मैं क्या करता हूं, C पॉइंट पे एक सूडो लोड अप्लाई कर रहा हूं जिसकी वैल्यू होगी P डैश, और दोस्तों ध्यान रखना इस P डैश का कंपोनेंट रिएक्शन में भी लेना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन होने के बाद ही मैं P डैश को 0 रखने वाला हूं. तो मुझे इस P डैश को रिएक्शंस में भी कंप्यूट करना पड़ेगा. इतना ही नहीं, जो क्वेश्चन मैंने अभी तक किए हैं
कैंटिलीवर बीम के। अगर कैंटिलीवर बीम को आपको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्शंस आएगी कैंटिलीवर में, दैट विल आल्सो बी ड्यू टू दिस सूडो लोड और सूडो मोमेंट, तभी आपके आंसर्स मैच होंगे। तो जब तक डिफरेंशिएशन नहीं हो जाता तब तक आप पी डैश को किसी भी सेंस में इग्नोर नहीं करोगे, इसको आप एक रियल लोड की तरह ही ट्रीट करोगे। तो अगर ये पी डैश लोड मैं यहां लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मुझे डिफ्लेक्शन चाहिए सेंटर पे, तो जहां पे डिफ्लेक्शन चाहिए होगा वहां पे पॉइंट लोड होना जरूरी है, नहीं है तो सूडो लोड लगाओगे, और जहां पे स्लोप चाहिए वहां पे मोमेंट होना जरूरी है, नहीं है तो सूडो मोमेंट लगाओगे। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देन रिएक्शन एयर विल बी, W के कारण रिएक्शन होगी WL/2 and due to this P dash reactions would have been P'/2 plus P'/2। तो यहां पे हम थोड़ा सिमेट्री का फायदा भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो सेक्शन 1-1 की, तो सेक्शन 1-1 आपका होगा फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू M11 देखना चाह रहे हैं यहाँ कितना होगा, दिस लोड इंटू एक्स, दिस रिएक्शन इंटू एक्स, तो कितना हो गया ये WL/2 प्लस P'/2 इंटू एक्स, ये होगा सैगिंग। अब हॉगिंग में देखो W इंटू एक्स लोड और इसका CG x/2 पे, सो दिस विल बी हॉगिंग, सो माइनस W इंटू x/2। क्लियर है फ्रेंड्स? एंड यस, here x belongs to, you can say 0 to L/2 means B to C। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, देन del M11 अपॉन del P डैश, ये 0 P'/2 इंटू एक्स इज x/2। सिमिलरली अगर मेरे को 2-2 के लिए बेंडिंग मोमेंट फंक्शन लिखना है, सेक्शन 2-2 अगर मुझे लिखना है, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग फंक्शन फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड इफ आई वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ सिमेट्री, देन आई कैन राइट दिस बेंडिंग मोमेंट फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट तो दोस्त बेंडिंग मोमेंट है, चाहे आप राइट से कैलकुलेट कीजिए चाहे आप लेफ्ट से कैलकुलेट कीजिए। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से बेंडिंग मोमेंट फंक्शन लिखता हूं तो ठीक है, मैं वेरिएबल चेंज कर देता हूं, यहां से मैंने एक्स लिया था, यहां से लेट से मैं वाई ले लेता हूं। तो अब मेरे पास जो M22 होगा दैट वुड बी हाउ मच, इट वुड बी WL/2 प्लस P'/2 इंटू वाई। सैगिंग है ना, सेक्शन के लेफ्ट में क्लॉकवाइज इज व्हाट, सैग कर रहा है, माइनस W इंटू y/2, ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज सेक्शन के लेफ्ट में हॉगिंग, माइनस W इंटू y/2 एंड यस यू कैन से x बिलोंग्स टू अगेन 0 to L/2, बट दिस L/2 मीन्स दिस 0 मीन्स A एंड दिस L/2 मीन्स C। सो A से C ये संभाल रहा है, B से C ये संभाल रहा है, तो अल्टीमेटली एम ये होना चाहिए कि आपका एंटायर बीम और फ्रेम शुड बी कवर। तो इन दो फंक्शन से मेरा पूरा सिस्टम कवर हो गया। तो अब अगर मैं यहां पे इसको डिफरेंशिएट करूं, देन हियर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वुड बी सिमिलर, 0 P'/2 इंटू वाई इज y/2। तो अब मेरा डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन होने के बाद मुझे क्या करना है, अपने सूडो लोड को गायब कर देना है। देन द रिवाइज वैल्यू ऑफ M11 विल बी WL/2 इंटू एक्स minus WX²/2। My revised function of M22 will be P'0 कर दो, WL/2 इंटू वाई माइनस WY²/2। या लिमिट ऑब्वियसली विल रिमेन सेम, 0 to L/2 एंड 0 to L/2। सो अब डिफ्लेक्शन एट C, ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पे, जो डिफ्लेक्शन एट C होगा वो कितना होगा, डिफ्लेक्शन एट C विल डिपेंड अपॉन द एंटायर बेंडिंग मोमेंट फंक्शन। So this will be integration of M11 del M11 upon del P dash upon EI into dx, क्योंकि M11 किसके हिसाब से नाच रहा है, x वेरिएबल के हिसाब से नाच रहा है, so I have taken here dx and limit of M11 is 0 to L/2 and similarly
इंटीग्रेशन ऑफ m22 del m22 अपॉन del p डैश ei इंटू डी वाई बिकॉज m22 इज ए फंक्शन ऑफ y। और लिमिट यहां पे भी दोस्तों कितनी होगी 0 टू l/2, b से c, a से c। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अब देखो डिफ्लेक्शन एट c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l/2 और कितना हो गया ये WL/2 इंटू x माइनस WX²/2 and this is equal to x/2 अपॉन EI इंटू dx। अरे सेम यही होगा ना, बस यहां पे x की जगह क्या लग जाएगा y लग जाएगा, पर इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन करने का वैल्यू तो सेम आएगी, तो मैं क्या करने वाला हूं इसी को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूंगा। सो दिस इज हाउ वी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द फंक्शन। तो सेम ये फंक्शन और ये फंक्शन आपको एक जैसी वैल्यू देने वाले हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी फंक्शन इज सेम, बस फर्क ये है यहाँ पे वेरिएबल x है और वहां पे वेरिएबल y है। देन आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट आंसर इज गोइंग टू बी सेम। सो दिस डिफ्लेक्शन एट c इज इक्वल टू, अगर आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो 5WL4 अपॉन 768 EI कर लेना अपने अपने कैलकुलेटर पे। सो दिस इज 5WL4 अपॉन 384 EI। Once again I am repeating that this deflection is positive, means it is occurring in the direction of P dash, and since P dash is downward, so this deflection is also acting downward। ठीक है दोस्तों, एक सेशन का लास्ट एग्जांपल मैं और ले लेता हूं कि किस तरीके से आप सिंपली सपोर्टेड बीम में एंड स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन करेंगे हम स्ट्रेन एनर्जी मेथड का, उसमें हम लोग थोड़े एडवांस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6। In this example, we have to calculate slope at A. We have to calculate slope at A. तो A पे अब चाहिए आपको स्लोप, तो मतलब आपका मूवमेंट पिक्चर में आएगा। So that's why I am going to apply a pseudo movement m dash in clockwise direction। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते थे, बट मुझे पता है इसका आंसर क्लॉकवाइज ही आएगा। और आपको लग भी रहा होगा कि अगर आप इसका डिफ्लेक्टेड पैटर्न बनाओगे तो ये जो थीटा है वो क्लॉकवाइज ही आएगा, है ना। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लोगे तो आपका आंसर फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा। अभी मेरा फाइनल आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं। इसके कारण मुझे रिएक्शन निकालना है। सबसे पहले ये देखो, यूडीएल के कारण जो रिएक्शन है that will be WL/2 WL/2। ठीक है, and due to this m dash, this is m dash by L and this is minus m dash by L। आप लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के भी निकाल सकते हो, RA plus RB is equal to WL and you can take the summation of moment is equal to 0 about either A support or B support or any other point in between B and even outside of this beam। So friends, यहाँ पे अगर मैं M11 लिखूं from the right hand side, so what I am finding here, M11 is RB into X, मतलब कि WL/2 प्लस m डैश बाय L इंटू एक्स माइनस, ये तो सैगिंग हो गया तो प्लस आ गया, माइनस W इंटू एक्स बाय 2, माइनस W इंटू एक्स बाय 2 एंड यस x बिलोंग्स टू 0 टू A, 0 टू A, 0 टू A मीन्स 0 टू L। जब x 0 पे होगा तो सेक्शन होगा B पे, जब x L तक आके खींचेगा तो सेक्शन होगा A। मतलब दिस एलोन फंक्शन इज डूइंग वर्क फॉर एंटायर सिंपली सपोर्टेड बीम विच इज लोडेड विद A UDL। अगर मैं यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करूं, डेल M11 अपॉन डेल M डैश, तो ये कितना हो जाएगा मेरा x बाय L। और आफ्टर दिस डिफ्रेंशिएशन आई कैन eliminate my m dash, so the revised value of M11
will be WL by 2 into x minus WX square by 2. So now I am going to apply these inputs in my slope formula. तो मेरा जो स्लोप था दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ m11, यहाँ पे एक ही फंक्शन है, ज़्यादा हेडेक नहीं है, अपॉन EI इंटू वेरिएबल इज dx, और जो लिमिट यहाँ पे आप लगाओगे वो बेंडिंग मोमेंट की लिमिट कितनी है, x 0 to L, so it is 0 to L. So this is the theta A. So this expression is give you the value of slope at A. तो theta A यहाँ पे हो गया कितना, so theta A is equal to integration 0 to L. M11 is how much? M11 is WL by 2 into x minus WX square by 2. What about del M11 upon del M dash? It is x by L upon EI into dx. तो दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करते हो then you will get WL cube upon 24. So this is positive, it means theta will occur in the direction of M dash, and M dash is clockwise, so theta A will also be clockwise. ठीक है दोस्तों, so this was the last question of this session. नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ एडवांस क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा बाय यूजिंग स्ट्रेन एनर्जी मेथड. क्लियर है? अगर आपको सेशन अच्छा लगा देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू वेरी मच.